नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहली नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम हुई। 24 घंटे में मिले 177 नए संक्रमित, 3 की मौत। वैक्सीनेशन अभियान जारी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम फेस होंगे हरीश रावत। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होगा ब्राह्मण चेहरा। हरीश रावत उत्तराखंड में संभालेंगे कमान। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। मुख्यमंत्री तीरथ को अचानक आला कमान ने बुलाया है। कई तरह की चर्चाओं ने तेजी से जोर पकड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। ये बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में मिले 177 नए संक्रमित। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। 3 की मौत हुई है 24 घंटे में। वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, 3 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम तीसरी लहर को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती नजर आ रही है, जिसके तहत अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत धीरे धीरे सब चीजों को खोला जा रहा है। पर्यटन स्थल को खोल दिया गया है, जिम, योग संस्थान, बाजारों को खोला गया। अब कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से स्कूल भी खोले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। लेकिन अभी भी मौत का सिलसिला थमा नहीं है। कोरोना से 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। ये सीधे उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से रफ्तार तो कम हो गई है, लेकिन अभी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 177 नए संक्रमित भी सामने आए हैं। वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच भी रहे हैं। लोगों की तरफ से जागरूकता नजर भी आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार लगातार कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रही थी। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी। अब अच्छी खबर सामने आई है कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। वैक्सीनेशन का महाअभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तीसरी लहर को लेकर अलर्ट हो गई है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका अभी जताई जा रही है। पहली और दूसरी लहर का प्रकोप देखा गया पिछले 1.5 साल में, किस तरह से कोरोना ने दहशत फैलाई। अब तीसरी लहर की आशंका भी जता दी गई है। कहा गया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अभी से तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां लगातार जारी है। वैक्सीनेशन का महाअभियान चला दिया गया है, ताकि तीसरी लहर से पहले पूरा देश, राज्य वैक्सीनेट हो जाए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होने लगी है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, बताइएगा कि उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है तीसरी लहर को लेकर। तो तीसरी लहर को लेकर क्या प्रबंध अस्पतालों में और प्रशासन की तरफ से? कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना के मामले कम होते नजर उत्तराखंड में आ रहे हैं की खबर जरूर है। लेकिन जिस तरीके से देखें कि अभी 177 24 घंटे की बात करते हैं, 177 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन तीसरी लहर को लेकर सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो तीनों ही अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि सरकार तीरथ सिंह रावत लगातार कोरोना को लेकर, तीसरी लहर को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और तमाम हॉस्पिटलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। और तमाम उनका यही कहना है कि यदि तीसरी लहर आती है तो उससे पहले ही उसको हम काबू में कर लें, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। जी धनराज, क्या लगता है कि अब आगे मौसम भी बदल रहा है, ऐसे मौसमी बारिश भी सामने आ सकती है, तो अब कितना आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड में इस वक्त? क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जो तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी है, एक तरीके से देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कह दिया है, डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो तीसरी लहर आएगी उससे कहीं ना कहीं बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। तो उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने पर उतारू है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों में जो है बेडों की जो संख्या है उसको बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन का प्रबंध वहां पर लगातार किया जा रहा है। यदि अन्य बीमारियों की बात करें, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है,
तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो उसके लिए भी लगातार अस्पतालों में काम किया जा रहा है कि उनको कोई कोरोना से कोई संक्रमण ना हो, कोई दिक्कत उनको ना आए, वो आकर अपना इलाज जरूर अस्पताल में कराएं। अन्य बीमारियों के लिए भी ओपीडी जारी कर दी गई है। जी धनराज, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, क्योंकि प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड की जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल सोनिका, ये सच है कि जिस तरीके से माना जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीनेशन ही रामबाण है, और उसके लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने से पहले सभी राज्यवासियों को एक वैक्सीन लगा दी जाएगी, और कहीं ना कहीं उससे जो कोरोना का बचाव है वो जरूर होगा। यदि बात करें धरातल की, तो धरातल पर काफी सेंटर खोले गए हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी 30 से 35 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी वैक्सीनेशन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। लोग परेशान भी हो रहे हैं कि सेंटरों तक जाते हैं लेकिन वहां पर वैक्सीन नहीं लग पाती है, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना भी जरूर उठाना पड़ रहा है। जी धनराज, अगर कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सामने आई थी खबर कि 1 जुलाई से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं उत्तराखंड में, और तीसरी लहर की आशंका भी है, खासकर बच्चों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, ये भी कहा गया है। तो क्या लगता है, अगर ऐसा कुछ होता है, आगे का लापरवाही कोई बरती गई, तो सरकार के लिए कितनी चुनौती हो जाएगी है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 1 जुलाई से यानी कि आज से स्कूल खोलने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन आज से स्कूल जरूर खोले गए हैं। टीचर स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी स्कूल नहीं पहुंचेंगे, उनको ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक संक्रमण से बचने के लिए जरूर बच्चों के लिए एक ये फैसला लिया गया है कि जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। सिर्फ टीचर ही स्कूल पहुंचेंगे और वो स्कूल से ही ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि उत्तराखंड में कोरोना से हालात क्या है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में सियासी पारा गर्मा गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस में से सीएम चेहरे के नाम सामने आए हैं। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम फेस होंगे हरीश रावत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होंगे ब्राह्मण चेहरा। दरअसल कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरे को चुना गया है, कांग्रेस ने चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई है, जानकारी अब तक पहुंचा दें। दरअसल ये अटकलें लगाई जा रही है कि हरीश रावत उत्तराखंड की कमान संभालेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम फेस होंगे हरीश रावत, ये खबरें चर्चा चल रही है इस वक्त। अटकलें ये लगाई जा रही हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर रणनीति भी बना ली है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, ऐसे में रणनीति बनाई जा रही है। लगातार एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार जुड़ी हुई है, तो विपक्ष पार्टियां भी, विपक्षी दल कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने में लगी है कि किस तरह से काटने की टक्कर दी जाए। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कांग्रेस की तरफ से ये अटकलें आ रही हैं कि हरीश रावत को सीएम फेस बनाया जा सकता है, तो क्या लगता है कि किस तरह से उन्हें जिम्मेदारी दी है? अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है ये, तो क्या वो उत्तराखंड में लोगों तक, घर घर तक आवाज पहुंचा पाएंगे कांग्रेस की? देखिए सोनिका, अगर हरीश रावत की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े नेता के रूप में हरीश रावत की पहचान है। सबसे बड़े ही नहीं बल्कि सबसे अनुभवी, और जिनकी पूरे प्रदेश में एक अपीलिंग पावर है, पूरे प्रदेश में जिनके समर्थक हैं, पूरे प्रदेश में सबसे बड़े गुट का जो नेतृत्व करते हैं। इस तरह से देखें तो हरीश रावत नो डाउट कांग्रेस का सीएम फेस हो सकते हैं, और शायद सबसे अच्छा चेहरा होगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का नेतृत्व भी हरीश रावत कर रहे थे, और जब मोदी लहर में यहाँ से कांग्रेस हार गई और सत्ता उसके हाथ से चली गई, तो हरीश रावत के मन में एक चीज भी रही कि उनके रहते यह सत्ता चली गई। तो उन्होंने कई बार अपने बयानों में इस बात को कहा है, दोहराया है कि जिस तरह से मेरे रहते, मेरे नेतृत्व में सत्ता गई थी कांग्रेस की, मेरी इच्छा है कि एक बार मैं कांग्रेस को सत्ता में लाऊं और फिर युवा नेतृत्व के हाथों में सत्ता सौंप दूं। तो इस तरह से देखें तो कांग्रेस के जो नेता है हरीश रावत लगातार इस तरह के इच्छा व्यक्त करते रहते हैं, और मुख्यमंत्री का फेस पहले घोषित किया जाए, इसकी मांग भी सबसे पहले हरीश रावत ने की। लगातार उन्होंने एक अभियान चलाया कि कांग्रेस ने जहां जहां सीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ा उसको सफलता मिली है, इसलिए जो है इस बार भी जो 2022 का चुनाव होगा वह कांग्रेस पहले ही एक चेहरा घोषित कर दे। लेकिन कांग्रेस का किसी भी सियासी दल की अपनी एक रणनीति होती है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिना किसी सीएम का फेस बताए हुए चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सीएम का फेस बताते ही
जो दूसरे गुट के लोग हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं मैदान में। तो अभी ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सीएम के चेहरे को घोषित करके चुनाव लड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाती है हरीश रावत को, तो प्रायः अभी एक परंपरा बनती जा रही है, जो चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष होता है वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भी होता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बना देती है, तो एक तरह से अनौपचारिक रूप से वह घोषणा कर देती है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो धीरेन्द्र, ये जानकारी दीजिएगा कि अगर जैसा कि आपने कहा कि हरीश रावत एक बड़े चेहरे में आते हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर ऐसे में उन्हें सीएम चेहरे के नाम को अगर आगे रखा गया तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टक्कर होगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए टक्कर निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हरीश रावत एक अनुभवी नेता है और आप देखेंगे कि पिछले 4.5 सालों में हरीश रावत अकेले संपूर्ण विपक्ष के की भूमिका निभाते हुए नजर आए। लगातार सरकार पे आक्रामक रहे, हमलावर रहे, तमाम चीजों करके सड़कों पर उतरे। कोरोना काल में अक्सर जो है अलग अलग मुद्दों पे मौन व्रत और भूख उपवास उन्होंने किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भूख हड़ताल की उन्होंने, तो एक तरह से कह सकते हैं हरीश रावत में अभी भी उम्र उनकी बहुत अधिक है, लेकिन जो संघर्ष का मादा है वह जरूर बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश करेगा, क्योंकि हरीश रावत बहुत सौम्यता से और बहुत सहजता से बहुत सरल शब्दों में अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने में सफल नेता माने जाते हैं। उनकी जो संवाद शक्ति है आम जनता से, जो कम्युनिकेशन है, वह एक बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरह से देखें, अगर हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने एक चुनौती होगी। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन है, उसके पास अधिक संख्या में विधायक है और उनका संगठन बहुत ही मजबूत और ग्राउंड लेवल तक है, ग्राउंड जीरो तक है, जिसको बूथ स्तर तक कहते हैं। उस लिहाज से बीजेपी वैसे तो लगातार दावा करती है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है, वो चाहे हरीश रावत हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी। लेकिन हम लोग जब एक ऑब्जर्वर के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं सियासी दलों की पहुंच को, तो निश्चित रूप से हरीश रावत का जो कद है वो काफी बड़ा है सियासत में। धीरेन्द्र, अगर आप मुद्दों की बात करते हैं तो कांग्रेस किन अहम मुद्दों को लेकर रणनीति बना रही है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? तो उनका देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस के लिए कोविड होगा। कांग्रेस लगातार कोविड को लेकर के हमलावर रही है, सरकार किस तरह से कोविड में फेल हुई है ये अक्सर कांग्रेस बताती रही है। आज कोरोना का प्रभाव था तो सड़कों पे, बावजूद इसके बीच बीच में जब भी उन्हें मौका मिला कांग्रेस नेताओं को, उन्होंने सड़कों पे उतर करके भी सरकार को परेशान करने का काम किया, उसकी आलोचना करने का काम किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार कोविड होगा, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। विपक्ष जहां ये बताएगा कि सरकार किस तरह से फेल हुई है, उसी तरह सरकार भी ये बताने की कोशिश करेगी कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस वैश्विक महामारी के चलते उन्होंने किस तरह से इस पर नियंत्रण पाया, किस तरह से उनका प्रशासनिक अमला, उनका प्रशासनिक अनुभव, उनकी सरकार किस तरह से काम किया। अब देखने वाली बात जो होगी कि दोनों सत्ता और विपक्ष की बातों को जनता किस रूप में लेती है। जनता को जो समझ में आएगा जनादेश उसी पार्टी को देगा। ठीक है धीरेन्द्र, जो आपने जानकारी हम तक तो पहुंचाई कि किस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस सीएम फेस को लेकर के रणनीति बना रही है, किस तरह से वो आगामी विधानसभा चुनाव के वोटरों को साथ लेने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी बीच दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को तलब किया गया है। ये बड़ी जानकारी चिंतन शिविर में चुनावी रणनीति पर हो चुकी है चर्चा। दरअसल उत्तराखंड में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह को अचानक आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। कई तरह की चर्चाओं ने तेजी से जोर भी पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिवसीय शिविर चिंतन के बाद उन्होंने दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से आगे कार्य किए जाएंगे, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये इन सभी अहम फैसलों पर बातचीत होगी। किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी दिल्ली में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आप तक जानकारी पहुंचा दें। दरअसल इसके बाद अब कई तरह की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ को अचानक आलाकमान ने बुलाया है। बड़ी बड़ी फैसलों पर आज बातचीत हो सकती है कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नए सीएम बने हैं उत्तराखंड के। ऐसे में उन्हें लेकर के चर्चाओं भी
जोर पकड़ लिया है। कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है, अटकलें लगाई जा रही है कई तरह की कि क्या इस मीटिंग में हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चिंतन शिविर में कई चुनावी मुद्दों पर बातचीत हुई, विपक्ष की स्थिति पर बातचीत हुई, संगठन को लेकर के बातचीत हुई। अब इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली में तलब किया गया है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारी संवाददाता उत्तराखंड से विशाखा चौधरी सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, मुख्यमंत्री को अब दिल्ली तलब किया गया है, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसकी? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद मुख्यमंत्री का यह दौरा दिल्ली रहा है और जिसको लेकर हालांकि उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरीके से अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन जिस तरीके से उनके शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, जिसको लेकर ये तमाम जो चीजें हैं वो है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है, जाहिर तौर पर उसकी शीर्ष नेतृत्व से चर्चाएं की गई होंगी, जिसके बाद और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव से पहले उपचुनाव लड़ना, जिसको लेकर भी उन्होंने जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत की और जाहिर तौर पर ये जो दौरा है, ये जो मुलाकात है वो इसीलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनाव को 6 महीने हैं। तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने राज्य में मंथन करने के बाद अब केंद्र में जब मंथन करने के लिए मुलाकात की है तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जाहिर तौर पर केंद्र नेतृत्व के सामने रखी होगी, उनसे जो भी उनके जो आदेश आए होंगे उनके अनुरूप पालन किए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो दौरे हैं शीर्ष नेताओं के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं या स्वयं प्रधानमंत्री हैं, उनके दौरे तक भी तय किए गए हैं आगामी चुनाव को लेकर। और आगामी चुनाव से पहले जिस तरीके से अभी 9 नवंबर के दिन राज्य निर्माण के दिन प्रधानमंत्री का दौरा भी कहा जा रहा है, जिसको लेकर भी जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र नेतृत्व से बात की होगी और ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की आलाकमान से बात हुई है और चर्चाएं जी। तो विशाखा, क्या लगता है कि आलाकमान ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को बुलाया है और सीएम नए चेहरे हैं उत्तराखंड में इस वक्त, तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी चूक ना हो या मंत्रिमंडल की तरफ से उत्तराखंड में लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई है, जिसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री हो और ये जो भाजपा की पहले से पृष्ठभूमि रही है कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा की तमाम जो रैलियां हैं, तमाम जो दौरे हैं, उनको लेकर भाजपा कहीं कोई चूक नहीं करती है और जाहिर तौर पर ये सारी चीजें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा भी तय की जा रही हैं। चुनाव से पहले तमाम दौरे तय किए गए हैं, तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के जो दौरे हैं वो राज्य में होने हैं, जिसको लेकर उन्होंने जाहिर तौर पर चर्चाएं की होंगी और दिल्ली दौरा इसीलिए उनका अहम माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर भी रणनीति जो बननी है वो उन्होंने केंद्र नेतृत्व के सामने रखी है और उससे पहले जो उपचुनाव उन्हें लड़ना उस पर भी उन्होंने केंद्र नेतृत्व का जो फिलहाल जो तमाम चीजें हैं वो उनके सामने रखी है और जैसा उन्हें आदेश मिलेगा उस तरह से वो उपचुनाव और चुनाव को लेकर आगे राज्य में काम करेंगे। विशाखा, अगर बात उत्तराखंड में करें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो बीजेपी पार्टी और विपक्ष पार्टियों के बीच कैसी टक्कर आपको नजर आ रही है इस वक्त? देखिए बिल्कुल सोनिका, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं या आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और यहाँ की जो राजनीति है वो अन्य राज्यों से कई भिन्न है। यहाँ पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पिटाए जाते हैं, तमाम चीजें ध्यान में रखी जाती है और यहाँ की जो उत्तराखंड की राजनीति है वो समझिए कि पल भर में भी बदलने वाली राजनीति है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से फिलहाल राजनीति को लेकर के आपने देखा कि मुख्यमंत्री बदले गए हैं, चेहरा परिवर्तित हुआ है, तो जाहिर तौर पर अगर हम अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो कांग्रेस जाहिर तौर पर यहाँ बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई देती है और अगर हरीश कांग्रेस का चेहरा बनेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर हरीश रावत कांग्रेस रखती है तो जाहिर तौर पर एक अच्छी टक्कर विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस जरूर देती है। विशाखा, अहम मुद्दे कौन से होंगे इस बार बीजेपी अगर हम बात करें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, देखिए अहम मुद्दे फिलहाल जिस तरीके से कोरोना काल से पूरा देश और राज्य भी उभरा है तो जाहिर तौर पर विपक्ष ने भी जो तमाम चीजें हैं वो रखी है कि राज्य सरकार कोरोना काल का सही तरीके से कोरोना काल में जनता को लाभ नहीं दे पाई, उसके बाद की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दे पाई। ये सारी चीजों को विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है और इन्हीं चीजों को जो राज्य सरकार है फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी केंद्र
सेंटर में रख के बात कह रही है कि उन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया है, अच्छी योजनाएं लेकर आई हैं। तो जाहिर तौर पर मुद्दे कोरोना से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड या जितनी भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई है उन पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार रणनीति बना रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राजधानी के अलावा पौड़ी और नैनीताल, इसके साथ कहीं कहीं अलग जगह बारिश हो सकती है। इसी के साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। 50 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। दरअसल रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 48 घंटे के अंदर मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं आपको बता दें राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी से बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ आपको बता दें कुछ इलाकों में तेज गर्जना भी हो सकती है, बौछारें पड़ने की संभावना है, आकाश से बिजली पड़ने की भी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जो क्षेत्र है वहां पर जो बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात मैदानी क्षेत्रों की करें तो मैदानी क्षेत्रों में तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर के लगातार पहाड़ी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लगातार बारिश अभी भी हो रही है और बारिश की संभावना। जी संचित, अगर बात करें इस वक्त के हालात की, उत्तराखंड में इस वक्त क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीरें, मौसम कैसा है इस वक्त? देखिए, बात अगर पहाड़ी जिलों की करें तो पहाड़ी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी भी फिलहाल लगातार बारिश हो रही है। लेकिन बात अगर मैदानी क्षेत्रों की करें, देहरादून की करें तो देहरादून में इस समय मौसम बिल्कुल ठीक है। और जो गर्मी है, गर्मी काफी बढ़ी हुई है, जो तापमान है वो काफी बढ़ा हुआ है। गर्मी को लेकर के अभी भी हल्की अगर बरसात हो जाती है तो शायद हो सकता है कि मौसम में लोगों को राहत मिले। लेकिन अभी भी लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, काफी दिनों से धूप काफी अच्छी देहरादून के अंदर निकली है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ जो बरसात है वहाँ पर कई क्षेत्रों में लगातार हो रही है। और जो जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टान की बात की जाती है वो भी कहीं ना कहीं टूट करके गिरी है, जिससे कई रास्ते प्रभावित भी हुए। संचित, आपने पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, तो क्या पहाड़ी इलाकों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बारिश के मौसम में नुकसान भी ज्यादा होता है, लोगों को परेशानी होती है। देखिए, बात पहाड़ी क्षेत्रों की करें तो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जो जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि बारिश की वजह से काफी नुकसान होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन को अलर्ट मोड पे सबसे पहले रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पे रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके लिए हर संभव मदद प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा पहुंचाई जाए, इसके लिए भी सुनिश्चित कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनको राशन मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से जुलाई तक का राशन उनको मुहैया करा दिया गया है, वहाँ पे जो राशन वेंडर है उनको जुलाई तक का राशन दे दिया गया है। साथ ही साथ जो दवाइयों तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार के बाद किस तरह से प्रशासन अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।